ये तहरीर फर्जी नहीं है, इसका कहीं ना कहीं सच्चाई से ताल्लुक है, क्योंकि इस हकीकत से मैं खुद रूबरू हुआ हूँ। आज से साल पहले की बात है, मैं एक जॉब से मुंसलिक था और हसब मामूल घर आते वक्त अक्सर मुझे देर हो जाया करती थी और बाज़ औक़ात रात का 1 बज जाया करता था। देर का सबब दरअसल फासले का ज्यादा होना और ट्रैफिक का ना मिलना था। मैं अपने काम से 9 बजे बाद फारिग हो जाता और फिर स्टेशन पर काफी देर खड़ा रहना पड़ता। मेरे गांव की तरफ आने वाली बस रात 10 बजे के बाद आती, अखब्बी 11 भी बज जाया करते थे। खैर, इस दिन हसब मामूल में काम से फारिग होकर बस का इंतजार कर रहा था और बस 11 बजे ही आई। काफी इंतजार के बाद फिर गांव से 5 किलोमीटर पर एक बस स्टॉप, उसने मुझे 11:50 पर ड्रॉप किया। असल कहानी यही से शुरू होती है। दरअसल गांव को जाने वाला ये तवील रास्ता बहुत सी कियासराइयों का मरकज बना हुआ था, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद कोई भी इस रास्ते से गांव की तरफ नहीं जाता था। गांव के लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि इस रास्ते पर उन्होंने की बार कोई माफौक फितरत मखलूक देखी और अजीब वो गरीब आवाजों का जिक्र भी सुनने में आया था। इस रास्ते की साख्त भी कुछ डर पैदा करने का बाइस थी। दरअसल इस रास्ते के आगाज में बस स्टॉप पर कुछ दुकानें बनी हुई थी, जो मसाफरों है कि यहाँ उतरने आ जाने के बाइस दिन के 5 बजे तक खुली रहती। इन दुकानों की वजह से दिन के वक्त कुछ रौनक रहती, लेकिन 5 बजे के बाद यहाँ इतनी ट्रैफिक न होने की वजह से रौनक न होने के बराबर हो जाती। और जैसे जैसे रात का आगाज होता तो यहाँ उल्लू बोलना शुरू हो जाते और हर तरफ हो का आलम हो जाता। खैर, इसी रास्ते पर एक बहुत पुरानी इमारत मौजूद थी, जो बहुत पहले तकरीबन 30 साल से बेआबाद हो चुकी थी। डर की असली वजह यही इमारत समझी जाती थी। वैसे भी गांव जाने का ये रास्ता मुख्तसर था दूसरे की निस्बत, क्योंकि दूसरा रास्ता 8 किलोमीटर लंबा था और गांव पहुंचने में काफी देर लग जाती थी। खैर, मैं इसी रास्ते से गांव जाया करता था, क्योंकि मैं इन बातों पर इतना यकीन नहीं करता था। वैसे भी मैं अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं खाता था। यह है भी हकीकत। ये मंगल की रात थी और 21 जनवरी का दिन चल रहा था। सर्दी काफी ज्यादा थी मगर धुंध नहीं थी। हाँ, आसमान पर बादल की मौजूदगी जरूर थी। मैंने लीडर जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी और बैग कंधे से लटकाए गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते के अतराफ दूर तक ना को झाड़ी और ना दरख्त था, गरज ये कि वीरान था रास्ता। खैर, मैं तेज कदमों के साथ रास्ता तय कर रहा था, साथ साथ मूंगफली भी चबा रहा था। पूर खौफ बनी हुई थी। मेरी नजरें इमारत के गेट पर थीं, क्योंकि मोड़ पर सामने की तरफ इसका गेट पहले नजर में आ जाता था। खैर, गेट को पार करते हुए जैसे ही रास्ता सीधा हुआ, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि गेट की एक जानिब से कोई मुझे देख रहा है। ये एहसास मेरे हर कदम उठाने के साथ मजीद गहरा हो रहा था। पहले तो मैंने कोई परवाह न की, मगर एक आवाज ने मुझे पीछे देखने पर मजबूर किया, और वो आवाज किसी जानवर के गर्रानी की थी। बहुत ही हल्की मगर खौफ पैदा करने वाली आवाज। मैंने सोचा शायद को आवारा कुत्ता हो, इसीलिए अपनी जीन्स से बुलेट निकाल लिया और मेरे पास कुछ न था जिससे वक्त पड़ने पर मैं मदद ले सकूं। मैं वही खड़ा हो गया। मेरे और गेट के बीच दूरी कोई 15 फुट के करीब होगी। अंधेरे की वजह से मंजर मध्यम सा था। मोबाइल मैंने निकाला नहीं था। खैर, मैंने देखा कि एक सरनुमा शय गेट से मनुसलक दीवार से मेरी तरफ झांक रही है। दूसरे ही लिम्हे मेरा आवारा कुत्ते वाला वहम दूर हो गया। इसकी वजह यह थी क्योंकि दीवार की ऊंचाई 7 फुट से ज्यादा थी और कुत्ते का कद मुश्किल से 2 या 3 फुट तक होता है। वो सर जो मध्यम सा नजर आ रहा था, दीवार के ऊपर से मेरी तरफ झांक रहा था। मतलब जाहिर है कि वो जो कुछ भी था कद इसका 7 फुट से ज्यादा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खतरे में हूं, इसलिए मैंने गांव की तरफ तेजी के साथ चलना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे हड्डियां चबा रहा है। साफ हड्डियों के चबाए जाने की आवाज, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैं रुक गया और पीछे मोड़ कर देखा तो यकीन करे मेरे पांव उखड़ गए। वो इसलिए कि 7 फुट के करीब और बहुत भयानक शक्ल की औरत नुमा को मखलूक मुझसे 10-20 कदम के फासले पर खड़ी थी। रात के इस अंधेरे में उसका औरत नुमा सायावाजी नजर आ रहा था। इस रास्ते पर पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था।
फिर आज यूं अचानक इस तरह हो जाना इंतहाई भयानक और खौफनाक लग रहा था। सच पूछें खौफ क्या होता है, आज पहली बार एहसास हो रहा था। वो जो कुछ भी था उसका इरादा मेरे साथ खैर करने का ना था, और जो चबाए जाने की आवाज थी वो शायद इसके मुंह से निकल रही थी। मैं बुत बना इसी की तरफ देखे जा रहा था और फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना है, और वो सायानुमा औरत अजीब नजरों से मुझे घोर रही थी। शायद इसका शिकार था मैं। खैर थोड़ा मुझे होश आया तो मैंने सूरत अल-नास पढ़ना शुरू कर दी। जैसी भी थी मगर मेरी रुकती अटकती जबान मुसलसल सूरत पढ़े जा रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एक जानिब खींचा। ये इतना अचानक हुआ था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा, और जब मैंने देखा वो हमारे गांव का एक बुजुर्ग खावर जलाल था। उसने फौरन मुझे अपने साथ भगाना शुरू कर दिया। मैं भी इसी रफ्तार से इसके पीछे भागे जा रहा था। मुसलसल 5 मिनट भागने के बाद हम अब एक मिट्टी के टीले के पास आ गए थे। बावजूद शदीद सर्दी के मुसलसल भागने की वजह से पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। क्योंकि खावर जलाल बूढ़ा आदमी था, इसलिए थकावट की वजह से इसका बुरा हाल हो गया था। खैर इस टीले पास हम रुक गए और सांस एक जैसी करने लगे। मेरे बैग में पानी की बोतल मौजूद थी। मैंने थोड़ा पानी पिया और बुजुर्ग को बोतल दी ताकि वो पानी पी ले। कुछ देर बाद हम नॉर्मल हुए तो बुजुर्ग ने कहा कि चलो यहाँ से गांव दूर नहीं चलते। मैं भी खड़ा हो गया और हम चलने लगे। अब रात के 1 बजे का वक्त हो चुका था। रास्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि बुजुर्ग से कुछ पूछ सको कि आखिर वो औरत वो जो भी थी कौन थी, मगर बुजुर्ग ने बस यही कहा कि मैं खुशकिस्मत हो जो बच गया, वरना आज रात मेरी आखिरी साबित होती। इससे आगे वो कुछ बताने को तैयार न था। खैर हम गांव आ गए। घर में अबू परेशान थे। मेरी वालिदा वफा पा चुकी थी। मैं घर तो आ गया मगर वो एक सनसनी सी मेरे जिस्म में अभी तक मौजूद थी। खौफ और तजस्सुस का एक अलाव दिमाग में भरा हुआ था। रात चूंकि काफी ढल चुकी थी इसलिए मैं खाना खाए बगैर बिस्तर पर लेट गया, मगर रात भर में सो ना सका। ज़ाहिर बात है जिंदगी में पहली दफा ऐसा वाकया मेरे साथ पेश आना मेरे लिए एक नामुमकिन पहेली बन चुका था। खैर रात गुजर गई मगर मैं नामुकम्मल सी नींद सोया। अगले 2 दिन बीमारी का बहाना बनाकर दफ्तर से छुट्टी ली। दरअसल मेरे अंदर खौफ तो था मगर दिल और दिमाग में एक तजस्सुस भी उभर आया था कि मैं इस रूनुमा होने वाले वाकया की हकीकत जान सकूं, और मैं ये भी जान गया था कि होना हो बाबा जलाल इस बारे में जरूर जानता है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खावर जलाल से मिलूं और सच जानने की कोशिश करूं, क्योंकि ये कोई ख्वाब न था जिसे मैं भूल जाता। खावर जलाल बुजुर्ग गांव के बाहर एक छोटे मकान में वो बीवी और बेटी के साथ रहता था। मैं दिन 11 बजे खावर जलाल के घर गया। दरवाजा खटकने पर वो खुद बाहर आया और मुझे घर आने के लिए कहा। इसके घर के एक तरफ नीम का दरख्त था जिसके नीचे चारपाई मौजूद थी। मैं वहां बैठ गया। खावर जलाल भी पास ही बैठ गया। मैं सवालिया नरोहे से बुजुर्ग की तरफ देख रहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था आखिर वो जो कुछ मैंने देखा वो किया था, और मुझे यकीन था कि ये आदमी इस मामले में जरूर मेरी मदद करेगा। मैंने सवाल किया कि वो आखिर क्या था जो मैंने देखा। उसने सरदाएं बाएं मारना शुरू कर दिया। साफ जाहिर था वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था। मेरे लाख इसरार करने पर भी इस बाबे ने अपनी जबान नहीं खोली, बस यही कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं। इसकी ये बात बार बार कि मैं खुशकिस्मत हूं कहने से मैं बोर हो गया और ये कहकर वहां से आ गया कि तुम ना बताऊं मगर अब मैं खुद पत्ता चलाकर छोड़ूंगा। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था मगर मैं खामोशी से घर वापस आ गया। एक बार ये भी सोचा कि अबू से ये बात कर दूं मगर वो मुझे मना कर देंगे और रात को देर से आने के लिए रोक देंगे। इसलिए मैंने ये ख्याल दिमाग से झटक दिया क्योंकि जॉब करना मेरे लिए जरूरी था। इस वाक़े को अबू से डिस्कस करने के बाद जॉब समझ लो फारिग थी। खैर सवाल वही आगे था कि मैं कैसे हकीकत जानूं। मेरे लिए बिल्कुल वैसे था जैसे अंधी गार में तीर चिल्लाना, मगर मैं दिलो दिमाग से ये फैसला कर चुका था कि
मैं अब हकीकत जानकर ही छोड़ूंगा। खैर, मुझे ये मिशन मुकम्मल करने के लिए एक अदद साथी दरकार था। गांव में मेरी इतनी खास दोस्ती तो किसी से ना थी, मगर एक दोस्त जरूर था। इसका नाम शकील था। मैंने ये सारा वाकया इससे डिस्कस किया। पहले तो वो आएं बाएं करता रहा, शायद डर रहा था, मगर मैंने तैयार कर लिया। हमने फैसला किया कि दिन के वक्त जाकर पहले अच्छी तरह जायजा लिया जाए। खैर, आज का दिन उसे साथ मिलाने में गुजर गया। रात हो गई थी। अगले दिन वहां हमने जाने का फैसला किया, मगर अगले दिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि सुबह उठते ही ये खबर मिली कि बाबे खावर जलाल का इंतकाल हो गया है। मौत किसी को बताकर नहीं आती। वक्त शायद पूरा हो गया था इसका। मेरे दिल में ये बात जरूर थी कि वो मुझे ये राज बताए बगैर ही इस दुनिया से चला गया, और एक तरफ ये सोच भी थी कि कहीं बाबे की मौत के पीछे इस वाकये का सिलसिला ना हो। बहुत सी बातें थीं जो दिमाग में आ रही थीं। खैर, हम जनाजे पर गए और आखिरी बार चेहरा भी देखा। गौर करने पर मुझे एक बात अजीब लगी कि चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था बाबे का, और ये बात जनाजे पर आया हर शख्स जरूर कह रहा था, क्योंकि बाबे की मौत दिल के दौरे से हुई थी, मगर इतना जबरदस्त मौत के बाद पहले किसी का नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने खून का आखिरी कतरा तक बॉडी से निचोड़ लिया हो। खैर, जोहर की नमाज के बाद जनाजा अदा किया गया। उसके बाद बाबे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे के बाद मैंने फैसला किया कि शकील को साथ लेकर इस इमारत का जायजा लिया जाए। शकील क्रिकेट खेलने ग्राउंड गया हुआ था। मैं भी वहां चला गया। शकील को साथ लेकर मैं इस इमारत की तरफ चल दिया। रास्ते में ये नोट किया कि शकील डरा हुआ लग रहा है, मगर मैंने इसे बातों में लगाए रखा ताकि ये डर कर भाग न जाए, क्योंकि रास्ते में अगर पाँव के नीचे कोई तिनका भी टूटता था तो शकील के कान खड़े हो जाते थे और वो गांव वापस भागने का बहाना बनाने लग जाता। वजह भी थी क्योंकि आज से पहले बाबे खावर जैसी मौत किसी नहीं देखी थी। कि आखिरकार हम लोग इमारत के पास पहुंच गए। 2:30 बज रहे थे, मगर आज दिन होने के बावजूद सुनाता छाया हुआ था। गेट पर पहुंचने पर शकील साफ जवाब दे गया कि वो अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, अंदर तो अंदर, वो बाहर गेट पर अकेला रहने को भी तैयार न था। क्या मुसीबत थी मेरे लिए। खैर, उसे समझा बुझाकर मैंने गेट के बाहर खड़ा कर दिया। गेट के बड़े हिस्से को ताला लगा था, मगर छोटा दरवाजा जो उसी गेट का हिस्सा था खुला हुआ था। शकील को हौसला देकर मैं खुद इमारत में दाखिल हो गया। ये इमारत इतनी वसी और अरीज तो नहीं थी। गेट के साथ एक छोटी रहदारी थी और रहदारी के लास्ट पर सरकारी इमारतों की तरह बरामदा टाइप बना हुआ था, और फिर इमारत के कमरों का आगाज हो जाता, जो तादाद में शायद 5 होंगे। लेकिन मैंने एक बात जरूर नोट की, वो थी एक तेज किस्म की बो नाक में चुभ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर मरा हुआ है। मैं इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। दिन का वक्त जरूर था, मगर फिर भी इस रास्ते की वीरानी ने एक दहशत पैदा कर रखी थी। अब मैं बरामदे में दाखिल हो चुका था। बरामदा और इमारत इंतहाई खस्ता हालत में थे। बरामदा ज्यादा बड़ा नहीं था और इस बरामदे के साथ 2 कमरे भी मुनस्लक थे। मैं कमरों की तरफ बढ़ता चला गया। इन दोनों कमरों के दरवाजे लोहे की मजबूत चादर से बने हुए थे, लेकिन वक्त की तलवार का गहरा असर साफ दिखाई दे रहा था। जगह जगह जंग ने दरवाजों को पोशीदा कर रखा था। हाँ, मगर दरवाजों पर अभी भी ताले लटक रहे थे। मैं कमरों का सरसरी जायजा लेने के बाद आगे बढ़ गया। उन कमरों की पुश्त पर मजीद 3 कमरों की कतार थी, जो उन कमरों से कुछ हट कर तामीर किए गए थे। इन कमरों की साख्त बता रही थी कि उनकी तामीर बरामदे वाले कमरों से पहले की है। इन 3 कमरों के इर्द गिर्द बहुतात में झाड़ियां और दरख्त मौजूद थे। गरज ये कि उन कमरों का मंजर पहले हिस्से से ज्यादा हैबतनाक नजर आ रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे फिर से वही एहसास होने लगा जो इस रात को हुआ था। बिल्कुल वही एहसास, जैसे मुझे फिर से कोई घोर रहा हो। मगर मैं अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ता गया। अब मैं इन 3 कमरों के फ्रंट पर खड़ा था और शाम के साए काफी बढ़ चुके थे, क्योंकि इस सर्दी के दिन छोटे होते हैं।
इसलिए तजस्सुस में मुझे ये बात ख्याल में ना रही। वक्त अब 4:30 का हो गया था। मैं इतना गर्क होकर जायजा ले रहा था कि बाहर शकील का भी मुझे ख्याल नहीं रहा। वो पहले से ही काफी डरा हुआ था। खैर मैंने वापसी का सोचा और गेट की तरफ लौटने लगा। मैं अभी बरामदे से आगे ही बढ़ा था कि गेट के आगे कुछ हलचल महसूस हुई। मैं यही सोच रहा था कि बाहर से मुझे शकील की एक इंतहाई खौफनाक चीख सुनाई दी।